Good morning everyone. Welcome to your civics class. This is your political science book from HM publication. You have to buy this book. This is your content divided in two parts. 10 chapters in part A and 10 chapters in part B. Okay. So let's start. Constitution, why and how, and philosophy of the Constitution. Chapter first from part A. In the making of the constitution of any country, the culture, history and politics of a country and its social and economic conditions play a vital role. So किसी भी country का अगर constitution हमें form करना है तो उस country की जो भी cultural history political या फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जितनी भी होती हैं वो सारी ही चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज व्हाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन. हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए. अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल ऑफ द रूल ऑफ इज़ द फाउंडेशन ऑफ द रूल ऑफ द स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. एक फाउंडेशन है जिसमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस है अबाउट द स्टेट. A constitution serves as a set of rules that all persons in a country can agree upon as the basis of which they want the country to be governed. एक constitution एक set of rules and regulations है जो country के सारे ही लोगों को मानना होता है और उन्हीं set of rules and regulations के according country और government run करती है. फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी फॉर द एम्फेसिस ऑन द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन और भी ज़्यादा क्यों ज़रूरी है. फॉर इंडिस्पेंसिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, डिफाइंस द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो डिफाइन करता है. नेक्स्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड आइडियल्स. जो एक वैल्यू है, जो आइडियल्स हैं उनको इस्टेब्लिश करता है कि कैसी हमारी वैल्यूज़ होनी चाहिए, क्या गोल्स होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की और गवर्नमेंट को कैसे रन करना चाहिए. आइडियल्स कौन कौन से हो जाएंगे. डेमोक्रेसी, फ्रीडम और लिबर्टी, वेलफेयर ऑफ पीपल, इक्वालिटी एंड जस्टिस. दीज आर द आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज शोज पाथ एंड डायरेक्शन टू गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसी से गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है कि वो राइट डायरेक्शन में वर्क कर सकें. मेक्स गवर्नमेंट स्टैब्लिश स्टेबल एंड डिसिप्लिन. गवर्नमेंट को स्टेबल और डिसिप्लिन रखता है. गिव्स राइट टू सिटीजन एंड मेक देम ड्यूटी बाउंड. सिटीजन्स को राइट प्रोवाइड करता है और उन्हें ड्यूटी से अपनी बाउंड करता है. लेंड्स लेजिटिमेसी टू गवर्नमेंट एंड स्टेट. स्टैब्लिशेस लिंकेज lends legitimacy to state and government, establish linkage between the state government and citizens. और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक लिंक स्टैब्लिश हो पाता है स्टेट या फिर जो गवर्नमेंट है उनके बीच और सिटीज़न के बीच में. कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ. हम अपने ही राइट्स को वॉयलेट ना कर सकें, किसी भी तरीके का उसको मिसयूज़ ना कर सकें, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेव करता है हमसे भी जो होने वाले हार्म्स हैं उनके लिए. नेक्स्ट इज़ हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्रेम्ड. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946. द असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 389 members representing provinces, 292 state, 93 chief commission provinces, 3 Baluchistan and 1. The assembly held its first meeting on December 9, 1946. So 1946 में फर्स्ट असेंबली हेल्ड हुई थी और उसी में कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेमवर्क रेडी हुआ था. एंड B.R. Ambedkar was the chairperson of this assembly with other 7 members. और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के में थे और चेयरमैन B.R. Ambedkar थे. द ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पब्लिश्ड इन जनवरी 1948. और 1948 में ड्राफ्टिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पब्लिश हुआ था. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
The state is also a political association, the aim of which is the lofty for all the fulfillment of this purpose. The state makes the constitution and give a practical shape of the organization of the government. It determines the form of government, powers and obligation of higher authorities, mutual relations of people and the state, fundamental rights, etc. Different scholars have given different definitions about the constitution. In brief, the significance of constitution can be expressed as follows. First, necessary to lay down the nature of government. सो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एक्सपेक्ट क्या है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नेचर है गवर्नमेंट का, उसको ले डाउन करता है. हाउ टू क्रिएट ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. जो हमारे 3 मेन ऑर्गन्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उनको कैसे क्रिएट करना है और वो ऑर्गन्स कैसे वर्क करेंगे, ये सारा नेचर डिसाइड कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड, नेसेसरी टू डिटेल लिमिटेशंस. Third, constitution explain the fundamental objective and ideals of the society. And fourth, elaboration of rights and duties. इंडिविजुअल पर्सन के या गवर्नमेंट के भी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, वो भी हमें इन डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पता चलता है. डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन देयर आर डिफरेंट स्कॉलर्स गिव डिफरेंट definitions of constitution. Go through it. These definitions, there are given 6 definition and go through it, read these definitions and learn at least 2 or 3 definitions from it. Okay, now making of the Indian Constitution. इसके बाद framework ready होने के बाद Indian Constitution कैसे make किया गया, कैसे बनाया गया. It is the longest written constitution of any sovereign country in the world, containing 444 articles in 22 parts. ये सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में. इसमें टोटल 444 आर्टिकल्स हैं इन 22 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्ड एंड 118 अमेंडमेंट्स. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज़ वाइडली नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 and came into effect on 26 January 1950. So Constitution Assembly कब एग्जिस्टेंस में आई, इन 26 नवंबर 1949, और ये इफ़ेक्ट कब करने लगा, कॉन्स्टिट्यूशन कब पूरा रेडी हो गया, ऑन 26 जनवरी 1950. और इसी को हम 26 जनवरी को भी पूर्ण स्वराज की तरह डिक्लेयर किया गया और उसी को हम इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं ऑन दिस डे. Next is Indian Independence Act 1947. The Indian Independence Act passed by the British Parliament on 18 July 1947 divided British India into 2 new independent states, India and Pakistan. इसके बाद जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, सो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऑन 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिश इंडिया को 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान. When the Constitution of India came into force on 26 January 1950, it's repealed the Indian Independence Act. India ceased to be devonished of the British Crown and became a sovereign democratic republic. 26 November 1949 is also known as a National Law Day. इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्म हुई. इसमें डिफरेंट मेंबर्स थे लाइक B.R. अम्बेडकर, संजय पारेख, जवाहरलाल नेहरू, C. गोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कल्याणीलाल मुंशी एंड सो ऑन. सो डिफरेंट मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व थे इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. Then drafting. On 14th August 1947, in meeting of assembly, a proposal of forming various committees was presented. Such committee included a committee on fundamental rights. On 26th August 1947, the drafting committee was appointed. On 29th August 1947 में drafting committee appoint की गई with Dr. B.R. Ambedkar as a chairperson along with 6 other members.
और B.R. अम्बेडकर इसके चेयरपर्सन थे और इसके साथ 6 मेंबर्स ऑल थे इस कमेटी में, जो ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई उसमें। इसके बाद स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ। देन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, क्या क्या ऑब्जेक्टिव इसमें डाले जाएंगे। इंडिया इज़ टू, द मेन पॉइंट्स वर India is to be an independent sovereign republic. It is democratic union with an equal level of self-government. Territories forming the union shall be autonomous units. All powers and authority of the union government and government of the constitution part derived from the people. So different objectives थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को ऐड किया गया कि ये सारी चीज़ों पे वर्क करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा होगा गवर्नमेंट और कंट्री इसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। देन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्म हुई। The Constitution Assembly, when it met for the first time in December 9, 1946, was not a sovereign body. Constitution Assembly जब फॉर्म हुई थी फर्स्ट टाइम इन December 9, 1946, उस टाइम पे sovereign body वो नहीं थी, but after that on December 11, 1946, the Indian National Congress elected Dr. Rajendra Prasad as the permanent chairperson of the Constitution Assembly before its transformation into a fully sovereign body on August 15, 1947। और उसके बाद December 11 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ परमानेंट चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया और उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी ये फुल्ली सॉवरेन हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई सॉवरेन बॉडी में ऑन August 15, 1947। नेक्स्ट इज़ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन कौन से थे? भीमराव अम्बेडकर तो चेयरपर्सन थे एंड अदर 6 मेंबर कौन कौन से थे? एन गोपालस्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सालिदुल्ला एंड माधवराव टी कृष्णमाचारी। बैकग्राउंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए या ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए, उनका बैकग्राउंड क्या था? पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखा गया, रिलीजन एंड कास्ट बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, ये तीनों बैकग्राउंड्स को चेक करके इन लोगों को अपॉइंट किया गया। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सो हर एक अच्छी चीज़ की अगर एक पॉजिटिव वे साइड होता है तो एक नेगेटिव साइड भी होता है। लोग अगर उसको प्रेज़ करते हैं तो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। उसी तरीके से जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुई तो प्रेज़ भी किया जा रहा था और क्रिटिसिज्म भी फेस करने पड़ रहे थे। तो क्रिटिसिज्म कौन कौन से थे? वॉज इट इनडायरेक्टली इलेक्टेड असेंबली, क्रिटिसिज्म थे कि ये क्या एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड असेंबली है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या था? वॉज इट मेरली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदूज़, क्योंकि इसमें कोई भी मुस्लिम लीडर या फिर मुस्लिम पीपल नहीं था, इसलिए उसको बोला जा रहा था क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसमें सिर्फ हिंदूज़ रहेंगे। वॉज इट इज़ अ सिंगल पार्टी असेंबली, क्या ये एक सिंगल पार्टी असेंबली रहेगी, मीन्स इसमें कोई अदर पार्टी ज्वाइन कर सकती है या नहीं। वॉज इट नॉट अ सॉवरेन बॉडी, सॉवरेन मीन्स जो फुल्ली कंट्रोल कंट्री जिसको कंट्रोल नहीं करती है, दैट इज़ सॉवरेन। तो क्या ये एक फुल्ली कंट्रोल्ड बॉडी नहीं है जिसमें कंट्री कंट्रोल कर सके। एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ द क्वेश्चन ऑफ नॉमिनेटिंग द रिप्रेजेंटेटिव बाय द इंडियन स्टेट्स, जो नॉमिनेशन का जो प्रोसीजर था, जो क्वेश्चन था रिप्रेजेंटेटिव का कि कैसे नॉमिनेट किए जाएंगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन रेज किए गए। नेक्स्ट इज़ लेगेसी ऑफ national movement and this we will start in our next class.